कल हम लोग बात कर रहे थे आपका आदेश 26 में, और आदेश 26 में आपको बताया गया था कि जो रूल 128 है वो साक्षियों की परीक्षा इससे संबंधित है, तो 9 और 10 स्थानीय अन्वेषण, फिर 10A आया था जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, और हमने कहा था 10A 10B 10C यही पूछा जाता है कि 10A इसमें क्या है, या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ये किस रूल में इसकी प्रक्रिया दी गई है। तो 10A साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और 10B आपका अनुसंचिवीय कार्य, और ये उलट जाता है क्रम थोड़ा सा, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि सेक्शन 75 में अनुसंचिवीय कार्य सबसे लास्ट में दिए हैं, और वहां सेकंड लास्ट विक्रय करने के लिए कमीशन का जारी किया जाना यह बताया गया है। और जब 10A 10B और 10C हम देखते हैं तो 10A तो अपनी जगह ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो 75 की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर तो नहीं, लेकिन अनुसंचिवीय काम और विक्रय करने के लिए कमीशन इन दोनों से ऊपर है, तो इसलिए उसका ऑर्डर एकदम ठीक है। लेकिन जहां तक विक्रय करने के लिए कमीशन और अनुसंचिवीय कार्यों को करने के लिए कमीशन है, इसका ऑर्डर उलट दिया है। 10B में मिनिस्ट्रियल एक्ट यानी अनुसंचिवीय कार्यों को करने के लिए कमीशन, इसके बारे में व्यवस्था ये दी गई है। और 10C बात करता है सेल के लिए, विक्रय के लिए कमीशन, और उसके बाद आपका 11 और 12 लेखाओं का स्थिरीकरण इससे संबंधित है, और 13 और 14 विभाजन स्थावर संपत्ति का, ये कैसे किया जाएगा कमीशन के माध्यम से, इससे संबंधित। और आपसे बार बार कहा गया कि कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइमरी काम करेगा, अंतिम रूप से न्याय निर्णयन या न्यायालय का ही काम, और न्यायालय अपने इस जुडिशियल फंक्शन को कमिश्नर को डेलीगेट यानी प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। जो जिसका काम है वो काम उसी को करना होगा, और तभी वो काम हुआ हुआ माना जाएगा। न्यायालय न्याय निर्णय ये करेगा, इसलिए विभाजन के संबंध में आपको बताया गया था कि प्रिलिमिनरी डिग्री इसके पास होने के बाद विभाजन के संबंध में फाइनल डिग्री पारित, इसके लिए कमीशन जारी किया जा सकता है, और कमिश्नर मौके पर जाकर जो एक्चुअल विभाजन है उसको करने के संबंध में प्रपोज्ड प्लान, ठीक है, क्योंकि कर तो सकता ही नहीं, करेगा तो न्यायालय फाइनल डिग्री के माध्यम से, लेकिन एक प्रपोज्ड प्लान ये तैयार कर सकता है कि अमुक शेयर होल्डर उसे यहां पर शेयर मिलना चाहिए, दूसरे को वहां मिलना चाहिए, तीसरे को वहां मिलना चाहिए, ताकि एक इक्विटेबल एक न्यायपूर्ण विभाजन संभव हो सके, और फिर अपनी वह रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, कहां, नियम 13 और 14 के मुताबिक, और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय फाइनल डिग्री पारित करेगा नहीं, पारित कर सकता है, क्योंकि पारित करेगा इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपने जुडिशियल फंक्शन को कमिश्नर को प्रत्यायोजित कर दिया, वो जो करेगा वो आप कर देंगे, कर सकता है, ठीक है। और जब कर सकता है इस ताकत के साथ इस नियम को प्रावधानित किया जाएगा, तो अंतिम डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णय से ही आएगी। और इस प्रकार आपने देखा था कि 7 उद्देश्यों के लिए कमीशन जारी करने के संबंध में व्यवस्था,
ये वहां दी गई थी। नियम 15 खर्चों, इसके बारे में उपबंध करता है, कहता है कि न्यायालय इस आदेश के अधीन कोई कमीशन निकालने से पूर्व आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि यदि कोई हो जो कमीशन के व्ययों के लिए युक्तियुक्त समझे, नियत किए जाने वाले समय के भीतर न्यायालय में उस पक्षकार द्वारा जमा की जाए जिसकी प्रेरणा पर या जिसके फायदे के लिए। न्यायालय सुमोटो भी कमीशन जारी कर सकता है, स्वप्रेरणा से कमीशन जारी कर सकता है। तो अगर न्यायालय स्वप्रेरणा से कमीशन जारी करेगा तो उसका फायदा दोनों पक्षकारों में से किसी एक को होना ही है। तो न्यायालय स्वप्रेरणा से कमीशन जारी किए जाने की दशा में यह बता सकता है कि अमुक पक्षकार जिसे उसका फायदा जाना है, उसके द्वारा वे खर्च जो कमीशन के व्ययों को आपूर्ति करने के लिए जरूरी हैं वो जमा किए जाएंगे। और अगर किसी की प्रेरणा पर किसी ने एप्लीकेशन दी है, कोई बात है, तब तो उसके द्वारा जमा किए ही जाएंगे, इसमें कोई ठीक है संदेह है ही नहीं। कमिश्नर की शक्तियां, कमिश्नर कर क्या क्या सकेगा, क्योंकि अगर उसे डेटा कलेक्ट करना है, स्थानीय अन्वेषण उसे करना है। प्रश्न यह है कि वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। वाद का मूल्यांकन कम है, यानी वाद की विषय वस्तु जिसके संबंध में मुकदमा आया उसका मूल्यांकन कम है। वाद की विषय वस्तु एक भवन है, तो भवन में अंदर प्रवेश करना होगा ये जानने के लिए कि उसमें क्या सुविधाएं मौजूद है, क्योंकि वाद का मूल्यांकन यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, उसका मूल्यांकन भवन में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर घटेगा और बढ़ेगा, दोनों बातें होंगी। तो इफ ही कैन नॉट इंटर इन द हाउस or if he cannot enter in the building, तो वो कैसे उसका मूल्यांकन कर सकेगा। और अगर स्टैट्यूटरी ताकत, स्टैट्यूटरी कैपेसिटी कमिश्नर को न दी जाए तो वो अतिचार का दोषी हो जाएगा। ठीक है, कोई कमिश्नर कानून और व्यवस्था इससे ऊपर तो हो नहीं जाएगा। तो अगर स्टैट्यूटरी तौर पर उसे अधिकृत न किया जाए तो वो तो अकृत्य का भी दोषी होगा अतिचार में, और हो सकता है क्रिमिनल ट्रेसपास इसके लिए भी दोषी हो जाए। और क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए भले ही न भी हो आपराधिक अत्याचार के लिए, लेकिन सिविल ट्रेसपास यानी अकृत्य इसके लिए तो दोषी हो गई होगा, क्योंकि वहां तो जो अकृत्य में विभाजन है वहां एक स्वतः अनुयोज्य अकृत्य, इस रूप में भी विभाजन है कि अगर वे अकृत्य आपने किए जो स्वतः अनुयोज्य हैं तो अकृत्य किए जाने के कारण ही आपको प्रतिकर देना होगा, भले ही सामने वाले को 1 रुपए की भी हानि न हुई हो। ये तो मानहानि की गई है तो रुपयों में कोई हानि थोड़ी हुई, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रतिकर देना होगा, यही अतिचार की स्थिति है। तो कमिश्नर इसे कुछ अधिक शक्तियां ये देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को प्रॉपरली कर सके, जिस काम को करने के लिए उसे नियुक्त किया गया है। क्योंकि अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए नियुक्त कर दो और उस काम को करने के लिए जो जरूरी शक्तियां हैं वो उसे दो ही मत, तो ऐसी नियुक्ति से कोई लाभ ये होने ही वाला नहीं। तो इसलिए कमिश्नर को वो शक्तियां दी जाएंगी। नियम 16 में कहता है इस आदेश के अधीन नियुक्त कोई भी कमिश्नर उस दशा के सिवाय जिसमें नियुक्ति के आदेश द्वारा उसे अन्यथा निर्दिष्ट किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि आदेश 26 नियम 16 उपनियम 1 इसमें न्यायालय को यह भी शक्ति दे दी गई है
विधायिका के द्वारा कि न्यायालय जो शक्तियां यहां उल्लिखित हैं उसके अलावा भी किसी प्रकार से कमिश्नर को निर्देशित कर सकता है। वो उसकी शक्तियों को बढ़ाने वाला निर्देश हो सकता है या उसकी शक्तियों में कमी लाने वाला निर्देश भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उसने कहा कि कमिश्नर सिवाय उन दशाओं के जिनमें उसे अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है निम्न शक्तियों का उपयोग करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य तौर पर उसे निम्नलिखित शक्तियां होंगी, एक्सेप्शनली कोर्ट के द्वारा उसे कुछ अन्यथा निर्दिष्ट किया गया तो वो शक्तियां होंगी। जो उसकी जनरल पावर्स हैं वो यहां दे दी। का स्वयं पक्षकार की और ऐसे साक्षी की जिसे वे या उनमें से कोई पेश करे और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की जिसे कमिश्नर अपने को निर्देशित मामले में साक्ष्य देने के लिए बुलाना ठीक समझे परीक्षा कर सकेगा। यानी पक्षकार जिसे प्रस्तुत करना है उसकी भी परीक्षा कर सकेगा और पक्षकारों के अलावा उसे लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा उस प्रश्न के संबंध में किया जाना उचित होगा जिस प्रश्न के समाधान के लिए उसे नियुक्त किया गया है, तो उस व्यक्ति का कथन उसकी परीक्षा के माध्यम से वो प्राप्त कर सकेगा। पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है प्रश्नगत संपत्ति के मूल्यांकन के लिए 2 साक्षी, लेकिन अन्य लोग भी हैं लोकेलिटी में, उनसे भी पूछताछ जरूरी है। स्थानीय अन्वेषण कब्जा किसका है बात की विषय वस्तु पर, वहां एक महिला 2 बच्चे हैं, दोनों पक्षकार बता रहे हैं हमारी पत्नी है जो हमारे बच्चे हैं, किसी के माथे पर कुछ लिखा नहीं और पत्नी और बच्चे गूंगे हैं। तो ऐसा तो है नहीं पत्नी बच्चे हमेशा बोलने वाले ही होंगे, ऐसा तो है नहीं, वो बता ही नहीं सकते, गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा। अक्सर गूंगे बहरे होते ही हैं। तो अगर किसी और को नहीं बुलाया जाएगा तो हाउ कैन द कमिश्नर में कलेक्ट द डेटा, ठीक है, कि कौन किसके परिजन प्रश्नगत संपत्ति पर मौजूद है, क्योंकि प्रश्नगत संपत्ति पर परिजनों की मौजूदगी ये कब्जे संबंधी प्रश्न के निर्धारण के लिए एक सुसंगत बात है। अगर आपका किसी संपत्ति पर कब्जा नहीं तो आपके परिजन उस संपत्ति पर हो नहीं सकते, सामान्य स्थिति यही है, और यदि होंगे तो झगड़ा हो रहा होगा। तो अन्य लोगों को अगर आहूत करने की शक्ति कमिश्नर के पास नहीं होगी तो फिर वो अपने कार्य को अपने काम को सम्यक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए उस प्रकार की शक्तियां उसे दी गई, जांच के विषय से सुसंगत दस्तावेजों और अन्य चीजों को मंगवा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा। केवल सुसंगत दस्तावेजों को मंगवाने की शक्ति अगर उसे दी जाएगी तब भी काम नहीं चलेगा। सुसंगत दस्तावेजों को और अन्य दस्तावेजों जिन्हें मंगवाना वो उचित समझे। सुसंगत दस्तावेज उसने कहा कि टाइटल डीड लाइए, टाइटल डीड आपने दी, दूसरा कहना टाइटल डीड इनके पास है लेकिन वसीयत भी है इसी संपत्ति के संबंध में या कुछ और भी है, तो अन्य चीजों को भी वो मंगवा सकता है। कहता है आदेश में वर्णित किसी भी भूमि में या निर्माण के भीतर किसी युक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा। विधायिका सचेतन विधायन करती है, इसका एक प्रमाण है। उसने ये नहीं लिखा कि प्रश्नगत संपत्ति पर प्रवेश कर सकेगा, फिर तो वो सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे। भाई कमिश्नर महोदय वो भी कोई न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण देव स्वरूप हो जाएंगे ऐसी बात तो है नहीं। कानून तो हमेशा नीचों के लिए ही बना है। अगर आदमी खुद अपनी ड्यूटीज का पालन करने लगे तो कानून की क्या जरूरत है। किसी भी समाज में कानून है इसका मतलब है वो समाज नीच है।
वो समाज भले आदमियों के रहने योग्य नहीं है, क्योंकि भले आदमियों के रहने योग्य जो समाज होगा वहां कानून होगा ही नहीं। कानून की उपस्थिति ये प्रदर्शित करती है कि समाज नीच है, समाज गिरा हुआ है, समाज पतित, वो बिना डंडे के रह ही नहीं सकता। तो कमिश्नर महोदय केवल न्यायालय द्वारा नियुक्त हो गए इस कारण से ऐसा तो होगा नहीं कि बड़ा वो देव स्वरूप हो जाएंगे और सारी मर्यादाओं का पालन करेंगे ही। हो सकता करेंगे, करें भी, हो सकता करें भी, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि नहीं करेंगे। और इसी को रिश्वत लेने का जरिया यह भी बना सकते, वो कहेंगे हम तो अधिकृत, हम तो रात में 12 बजे तुम्हारे घर आएंगे और सुबह 4 बजे आएंगे। तो रिश्वत की मात्रा कितनी होगी यह अलग बात है, लेकिन रिश्वत तो हो ही सकती है। आदमी कहेगा 100 ही रुपए ले लो भैया, बताना टाइम से आना। तो रिश्वत की मात्रा कितनी होगी ये तो अलग बात है, वो तो तुम्हारी औकातानुसार होगी, लेकिन फिर भी आप तंग तो आदमी को कर ही सकते हो। इसलिए उसने कहा युक्त युक्त समय पर। 4 बजे का समय युक्त युक्त नहीं होता, और युक्त युक्त हो भी सकता तो मिलते ही नहीं, भाग जाते हो। ठीक है, ताला पड़ा रहता है उसमें, 4 ही बजे तुम खोलते हो, तो उस तक न समय कोई दिया ही नहीं। उसने कहा युक्त युक्त समय, और युक्त युक्त शब्द आपको पता है कि परिस्थितियों में युक्त युक्त का निर्धारण होता है। जो एक समय युक्त युक्त माना जाएगा वही दूसरे समय युक्त युक्त नहीं माना जाएगा। हमने आपने कहा था, कई बार उदाहरण दिया कि कोई लाइफ सेविंग ड्रग है लेकिन उसका रिएक्शन, तो सामान्य तौर पर पेशेंट को उस दवा को एडमिनिस्टर करने से पहले एक छोटी डोज देकर ये देख लेना चाहिए कि वे खतरनाक परिणाम जो सामान्यतः उस दवा से उत्पन्न हो जाते हैं उस पेशेंट पर उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं। लेकिन यह सामान्य स्थिति की बात है। एक पेशेंट है, दवा न दी तो 1 मिनट में मर जाएगा। भाई क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर का, और दवा दी तो हो सकता है आधे मिनट में मर जाए, और यह भी हो सकता है बच जाए। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम परीक्षण करें, तो उस दशा में परीक्षण युक्त युक्त था, इस दशा में परीक्षण के बिना दवा दिया जाना युक्त युक्त। तो युक्त युक्त शब्द अपने में इतना पर्याप्त और लचीला है कि ये सभी परिस्थितियों में समुचित निर्णय लेने के लिए पक्षकार को अधिकृत कर देता है। तो यहां कमिश्नर के लिए कहा उसने युक्त युक्त समय में आप प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि भूमि या निर्माण में, दोनों जगह भूमि हो निर्माण हो, दोनों में प्रवेश करने का अधिकार होगा और युक्त युक्त समय के भीतर। 16A वे प्रश्न जिन पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किया जाता है। जहां इस आदेश के अधीन नियुक्त कमिश्नर के समक्ष कार्यवाहियों में साक्षी से पूछे गए किसी प्रश्न पर किसी पक्षकार या उसके प्लीडर द्वारा आक्षेप किया जाता है, वहां कमिश्नर प्रश्न उत्तर आक्षेपों को और इस प्रकार आक्षेप करने वाले यथास्थिति पक्षकार या प्लीडर का नाम लिखेगा, बिकॉज ही कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। न्यायालय के समक्ष, इसीलिए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का दिया जाना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। न्यायालय के समय समक्ष यह प्रश्न उठा होता तो न्यायालय उस पर निर्णय कर सकता था, हमने ये नहीं कहा निर्णय कर ही देता, क्योंकि वहां भी जो बैठे होते हैं कोई कानून के बहुत अच्छे जानकार ही हों, ऐसा कतई जरूरी नहीं होता। और मेरी इस बात की सत्यता इससे समझ लीजिए कि बैठेंगे आप ही, और आप कानून के कितने अच्छे जानकार हैं इसका अनुमान खुद ही लगा लीजिए। बैठेंगे तो आप ही, तो कोई जरूरी नहीं जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आ गया कि ये रिलेवेंट नहीं है, ये प्रतिपरीक्षा में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि मना है। भाई प्रतिपरीक्षा में कौन से प्रश्न विधिपूर्ण है और कौन से आप नहीं पूछ सकते, ये तो लिखा है। ठीक है, आप कलंकात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं लेकिन एक सीमा तक। कलंक लगाने के लिए आपके पास उचित आधार होना चाहिए, ऐसी सारी चीजें वहां लिखी हैं।
और कई बार कलंकात्मक प्रश्न ठीक होते हुए भी नहीं पूछेंगे। ये भी लिखा है 148 एविडेंस एक्ट पुराना वाला। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर न्यायालय में प्रश्न पूछा गया होता तो भी हो सकता ऑब्जेक्शन आया होता, और ऊपर जो बैठे होते वो हुड़ुक चंद गिरधारी होते, तो वो भी यही प्रक्रिया अपना लेते हैं। ठीक है, कौन झंझटों में पड़े, अब तो सामने ही बैठे, सामने ही डिसाइड करना है, तो अभी बेअकली नुमाया हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया, प्रश्न लिखवा दिया, ऑब्जेक्शन लिखवा दिया, उत्तर लिखवा दिया और ऑब्जर्वेशन लिखवा दिया। इस प्रश्न का ठीक है, इस प्रश्न की सुसंगतता के संबंध में, इस प्रश्न की सुसंगतता के संबंध में निर्णय बाद में निर्णय के समय किया जाएगा। बाद में निर्णय जब करेंगे तब तो अकेले ही बैठे होंगे, चाहे जिससे पूछ लेंगे फोन करके किताब ये है, रिलीवेंट है या नहीं है, और कोई जरूरी हम ही करेंगे, कोई अगला आएगा वो करेगा, वो हो सकता है अच्छा जानकार हो, और यह भी हो सकता है कि न्यायाधीश जो बैठा है वो कानून में एफिशिएंट है, उसने तुरंत डिसाइड कर दिया कि नो नॉट अलाउड, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और नॉट अलाउड अगर उसने कर दिया तो भी प्रश्न और ऑब्जेक्शन लिखा जाएगा, क्योंकि नॉट अलाउड यहीं डिसाइड नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कर सकता है वो कि नॉट अलाउड, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कमिश्नर तो यह भी नहीं कर सकता, कमिश्नर तो यह भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी हुआ है और एनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय एनी पार्टी and the opposite party is raising an objection, then there is only one procedure, ठीक है, which may be adopted by the commissioner, कि प्रश्न भी लिख दे, उत्तर भी लिख दे, आक्षेप भी लिख दे, उस पार्टी का नाम भी लिख दे, सारी बातें लिख दे, क्योंकि अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही होना है। तो वो जो बात है वो 16A के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दी गई। कहता परंतु कमिश्नर किसी ऐसे प्रश्न का जिस पर विशेषाधिकार के आधार पर आक्षेप किया जाता है उत्तर नहीं लिखेगा, किंतु वह साक्षी की परीक्षा विशेषाधिकार का प्रश्न न्यायालय द्वारा विनिश्चित कराने के लिए पक्षकार पर छोड़ते हुए जारी रख सकता है, और जहां न्यायालय यह विनिश्चय करता है कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है, वहां साक्षी को कमिश्नर द्वारा पुनः बुलाया जा सकता है और उसके द्वारा परीक्षा की जा सकती है, या न्यायालय द्वारा उस प्रश्न की बाबत जिस पर आक्षेप विशेषाधिकार के आधार पर किया गया था साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। आपको मालूम है एविडेंस एक्ट में कुछ विशेषाधिकृत प्रश्न है, जैसे 122 ये विशेषाधिकार देता है कि जो विवाहित पक्षकार है, जो विधिपूर्वक विवाहित, उन्होंने विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में रहते हुए, विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में रहते हुए एक दूसरे को जो कुछ बताया था वो किसी भी न्यायालय में कभी भी उनसे पूछा नहीं जा सकता, भले ही जिस समय पूछा जा रहा है उस समय उनका विवाह अस्तित्व में न हो, यानी विघटित हो गया हो, यानी तलाक की डिग्री पारित हो गई हो। जिस समय बताया गया था उस समय विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होना चाहिए। ये विशेषाधिकार केवल उन्हीं पक्षकारों के मध्य वैवाहिक कार्यवाहियां अगर चल रही हो तो बात अलग हो जाती है, तो यह रूल रिलैक्स होता है। ठीक है, अदरवाइज उनसे वो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते किसी भी न्यायाधीश से। ठीक है, 123 कहता किसी भी न्यायाधीश से उसने न्यायिक हैसियत में जो कुछ किया है उसकी बाबत सवाल नहीं किए जा सकते। ऐसे वकीलों से भी है कि वकील ने अपने मुवक्किल को क्या सलाह दी, वकील से नहीं पूछा जा सकता, उसके मुवक्किल से नहीं पूछा जा सकता कि तुम्हारे वकील साहब ने क्या सलाह तुम्हें दी। ठीक है, इनके कारण आपको बताए गए थे जब एविडेंस एक्ट पढ़ाया जा रहा था कि इनका कारण लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी है।
क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने की आपने इजाजत दी तो हो सकता है एक दो मामलों में आप न्याय कर भी लें, लेकिन अधिकांश मामलों में कोई पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के विरुद्ध साक्ष्य देने आएगा नहीं। तब आप कहेंगे जब आएगा ही नहीं तो फिर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत? प्रतिबंध न हुआ, प्रतिबंध न हुआ तो पति पत्नी या न्यायाधीश या अन्य लोग, वकील, मुवक्किल, ये स्वतंत्र चर्चा नहीं कर सकेंगे। और स्वतंत्र चर्चा अगर नहीं हुई तो पति पत्नी के बीच का विश्वास खत्म हो जाएगा, वकील और मुवक्किल के बीच उचित वार्तालाप न होने के कारण मुवक्किल निर्दोष होते हुए भी सजा पा जाएगा। ये यानी इससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। इसलिए यह रखा गया कि विशेषाधिकृत स्थितियों में प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो अगर विशेषाधिकार का प्रश्न उठा दिया गया, एक पार्टी ने कुछ पूछा और साक्षी का कहना है कि ये न बताना मेरा विशेषाधिकार है, नहीं बताएंगे, तो विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्धारण ये तो कर ही नहीं सकता कमिश्नर। ये कैसे कर देगा? क्योंकि ये प्रश्न जुडिशियल है। तो विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न के निर्धारण के लिए मामला रेफर हो जाएगा न्यायालय को, और न्यायालय विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न पर निर्धारण करेगा। और न्यायालय द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न अगर इस प्रकार भी निश्चित किया जाता कि नहीं है, भाई दो ही बातें तो हो सकती है, या तो डिसाइड करे है तो बात खत्म हो गई, है तब तो बात खत्म ही हो गई, पूछा ही नहीं जा सकता। और अगर वो भी निश्चित करता कि नहीं है तो फिर कमिश्नर भी उस साक्षी को पुनः बुला सकता है, या न्यायालय द्वारा भी, क्योंकि बाकी सब परीक्षा तो हो ही गई। न्यायालय भी अगर 5-7 मिनट को वहां आने में सक्षम है तो बुला करके उसकी विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न पर जो बात थी उसके संबंध में परीक्षा कर सकेगा। ठीक है, तो ये आपका 16A। उपनियम 2 कहता है, उपनियम 1 के अधीन लिखे गए किसी उत्तर को बाद में साक्ष्य के रूप में न्यायालय के आदेश के बिना नहीं पढ़ा जाएगा। ये तो पीछे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, क्योंकि पीछे नियमों में वो लिख रहा था कि आपका कौन सा था, आदेश 26, नियम 9, नियम 9 नहीं, नियम 8 था संभवतः, आदेश 26 नियम 8 था। ठीक है, नियम 8 में का और खा जो स्थितियां थी, हाँ, आदेश 26 नियम 8, उसमें का और खा ये बताया था। उन्होंने का खंड में कहा था कि निम्न स्थितियां हैं, निम्न स्थितियां हैं, तब तो कमीशन पर जो साक्ष्य दिया गया है वो पढ़ा जाएगा। और खंड का में जो वर्णित स्थितियां उससे अन्यथा, यानी नियम 4 का में जो स्थितियां दी गई थी वाद के स्पीडी डिस्पोजल के लिए या अन्य किसी कारण या न्याय करने के लिए न्यायालय की यह राय है कि कमीशन पर साक्ष्य लिया जाना चाहिए, ठीक है, तो कमीशन पर लिया गया साक्ष्य उस पक्षकार की सहमति के बिना, जिसके विरुद्ध उसे पढ़ा जाना आशयित है, ठीक है, उस पक्षकार की सहमति के बिना साक्ष्य के तौर पर उपयोग नहीं किया जाएगा, यह लिखा हुआ था। हाँ, आदेश 26 नियम 8 ठीक है, उपखंड का उसकी बात अलग है, क्योंकि वहां मजबूरी है, वहां कहता है कि साक्षी बीमार है, बाहर है, ऐसा है, वैसा है, तो कमीशन पर परीक्षा हो जाएगी। तो उसी के बाबत यहां पर लिखा है कि उपनियम 1 के अधीन लिखे गए किसी उत्तर को बाद में साक्ष्य के रूप में न्यायालय के आदेश के बिना नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि न्यायालय तय करेगा ना कि कहीं आदेश 26 नियम 8, ठीक है, खंड का इसकी स्थिति तो नहीं है, अगर है तो फिर उसकी सहमति चाहिए तब पढ़ा जाएगा, और अगर खंड का की स्थिति नहीं है तो भी न्यायालय का ये तो आदेश होगा ही कि खंड का की स्थिति नहीं है,
ये तो आदेश होगा ही तभी तो पढ़ा जाएगा। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में या तो खंडका की स्थिति होगी या नहीं होगी। तो ये खंडका की स्थिति है या नहीं है बताएगा तो न्यायालय ही। इस संबंध में बताने का अधिकार किसका, वो भी तो न्यायालय का है। तो इसलिए कहता है कि कमिश्नर के द्वारा कमीशन पर अगर साक्ष्य लिया गया है तो न्यायालय के आदेश के बिना उस मामले में साक्ष्य के तौर पर उसको नहीं पढ़ा जाएगा। आगे कहता है कमिश्नर के समक्ष साक्ष्यों की हाजिरी और उनकी परीक्षा। 17 कहता है साक्ष्यों को सम्मान करने के संबंध में, इस संबंध में वही शक्तियां साक्षी की को उपस्थित कराने के संबंध में रहेंगी जो न्यायालय की है। कहता है साक्ष्यों को सम्मान करने, साक्ष्यों की हाजिरी और साक्ष्यों की परीक्षा संबंधी और साक्ष्यों के पारिश्रमिक और उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों संबंधी इस संहिता के उपबंध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेजें पेश करने की इस अपेक्षा इस आदेश के अधीन की गई है। चाहे वह कमीशन जिसका निष्पादन करने में उससे ऐसी अपेक्षा की गई है भारत की सीमाओं के भीतर स्थित न्यायालय द्वारा या भारत की सीमाओं से परे स्थित न्यायालय द्वारा निकाला गया हो, और कमिश्नर के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि वह सिविल न्यायालय। और आपको पता है कि साक्ष्यों को उपस्थित कराने के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां व्यक्तियों को गिरफ्तार करा लेने तक विस्तृत है। ठीक है, धारा 32 पढ़ी थी हम लोगों ने, धारा 30 पढ़ी थी, 30, 31, 32, आदेश 16 पढ़ा था। ठीक है, आदेश 16A पढ़ा था, कारागार में परिरुद्ध व्यक्तियों की साक्ष्य लेने के लिए उपस्थित करने हेतु आदेश देने की सिविल न्यायालय की शक्ति थी। तो साक्ष्यों के संबंध में बड़ी विस्तृत शक्तियां सिविल न्यायालय को प्राप्त। तो साक्ष्यों के संबंध में सिविल न्यायालय जैसी ही शक्तियां कमिश्नर को भी प्राप्त है, यानी वो भी वारंट जारी कर देगा, वो भी प्रतिभूति की मांग करेगा कि आप अमुक दिनांक को उसके समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होंगे। प्रतिभूति यानी जमानत, इसकी मांग करेगा। और आपने जमानत दी कि हम अमुक दिन उपस्थित होंगे और नहीं हुए तो जो जमानती होगा उससे उतनी राशि वसूल ली जाएगी जितनी राशि उसने जमानत ली होगी। तो ड्रास्टिक पावर्स हैज बीन गिवन टू द कमिश्नर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। ठीक है, ये कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका निकालने के लिए, उपनियम 2 पढ़ना है परंतु छोड़ दिया हमने, उपनियम 2 पढ़ना है। कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका निकालने के लिए जिससे वह साक्षी के नाम या उसके विरुद्ध निकालना आवश्यक समझे ऐसे किसी न्यायालय से जो उच्च न्यायालय नहीं है और जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा न्यायालय स्वविवेकानुसार ऐसी आदेशिका निकाल सकेगा जो युक्त और उचित समझे। यानी साक्षी किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहा है, साक्षी किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहा है और कमिश्नर कहीं और है, तो साक्षी जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में निवास कर रहा है उसके किसी भी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर, मानो वो इलाहाबाद में निवास कर रहा, लखनऊ में ही निवास कर रहा, तो उच्च न्यायालय में नहीं करेंगे आवेदन। उच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी सिविल न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं, आप यानी कमिश्नर आवेदन कर सकता है और फिर वो न्यायालय वैसी आदेशिका निकालेगा जैसी उस व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और युक्तिसंगत वो न्यायालय समझे। यानी सम्मन भी जारी कर सकता है, प्रतिभूति दिए जाने के लिए आदेश कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है, वो जैसा आदेश उचित समझे वैसा करेगा। परंतु पढ़ लें, परंतु जब कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तब वह शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं होगा, किंतु ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर ऐसी शास्तियां उस न्यायालय द्वारा जिसने कमीशन निकाला था अधिरोपित की जा सकेंगी। यानी थोड़ा सा संशोधन पिछली बात में लाना पड़ेगा, परंतु के आधार पर कमिश्नर को सीधे शास्त्रियों संबंधी आदेश देने की शक्ति नहीं होगी। शास्त्रियों संबंधी यानी वारंट को सीधे जारी नहीं कर सकेगा या प्रतिभूति की मांग सीधे नहीं कर सकेगा, क्योंकि शास्त्रियों का मामला है
इसलिए कमिश्नर को उतना अधिकृत करना विधायिका ने उचित नहीं समझा। इसीलिए हम लोग पिछली बार पे थोड़ा सा संशोधन करेंगे कि अगर उसे लगता है कि शास्त्रियों संबंधी आदेश किया जाना उचित होगा तो वो उस न्यायालय से आवेदन करे जिसने कमीशन जारी किया है, वो न्यायालय फिर शास्त्रियों संबंधी आदेश कर सके। ठीक है। 18 कहता है पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष उपसंजात होना, अपीयर होना। ठीक है, उपसंजात होना। हमने आपसे बार बार कहा कि आप जब अपनी ज्ञानेंद्रियों से कोई चीज जानते हैं तब यह कहा जाता है कि आपने कॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज ये शब्द जो है, कॉग्नाइज शब्द इसी से आता है। रिकॉग्नाइज, कॉग्नाइज, और कॉग्नाइज से ही कॉग्निजेंस ये बनता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज आपने किया, इसका मतलब आप पूर्व में पहचानते रहे हैं उस व्यक्ति को, कुछ भूल गए, कुछ विस्मृति हो गई, अब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, दोबारा पहचान लिया आपने। कहते हैं हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब पहली बार किसी को मिलेंगे तो आदमी के तौर पर, अपने मित्र के तौर पर, अपने रिश्तेदार के तौर पर आप उसे कॉग्नाइज करेंगे। और जब कॉग्नाइज करेंगे, कॉग्नाइज क्या है? वर्ब है, कर रहे हैं आप। और जब कर लिया तब कॉग्निजेंस नाउन आ गया। ठीक है ना, अब कॉग्नाइज वर्ब से नाउन बन गया। अब कॉग्निजेंस, ठीक है, आपने कॉग्निजेंस कर लिया। ऐसे अपीयर, उपसंजात होना, ये तो कॉग्नाइज, आपने संज्ञान लिया, आपने नहीं लिया, लिवाया गया आपसे, लिवाया गया। हम आए, हमने आपको बताया कि देखो हम फलाने हैं, या हमने आदेशिका जारी की थी कि फला हाजिर हो। फला को हम जानते नहीं थे, फला को हम जानते नहीं थे। फला आए, उन्होंने कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जिससे हमने उन्हें जाना कि ये फला हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने को हमसे संज्ञापित करवाया। ठीक है ना, संज्ञान से संजात ये शब्द आया। ठीक है ना, तो चूंकि उन्होंने करवाया इसलिए क्या कहा जाएगा? वे मेरे समक्ष उपसंजात हुए। हमने किया नहीं, उन्होंने हमें असिस्ट किया स्वयं को पहचानवाने में, इसलिए कहा जाएगा कि वे मेरे समक्ष उपसंजात हुए। ठीक है, और हमने उनकी पहचान अपने ही ज्ञानेंद्रियों से की, लेकिन करवाई उन्होंने, इसलिए उपसंजात। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है अपीयर। ठीक है, तो कहता है पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष उपसंजात होना। कमिश्नर तो कहेगा अमुक व्यक्ति हाजिर हो। ठीक है, अमुक व्यक्ति जब आएगा तो बताएगा हम अमुक व्यक्ति है, क्योंकि कमिश्नर पहचानता तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो उपसंजात होगा। ठीक है, कहता है जहां कमीशन इस आदेश के अधीन निकाला जाता है वहां न्यायालय निर्देश देगा कि वाद के पक्षकार कमिश्नर के समक्ष या तो स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के या प्लीडरों के द्वारा उपसंजात हो। ठीक है, या तो स्वयं या अपने प्लीडरों के द्वारा उपसंजात हो, जैसे वे सिविल न्यायालय के समक्ष उपसंजात होते हैं। जहां सभी पक्षकार या उनमें से कोई इस प्रकार उपसंजात न हो वहां कमिश्नर उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा। ठीक है, और इस कह रहा है कि इस आदेश के उपबंध डिग्री या आदेश के निष्पादन की कार्रवाइयों को जहां तक लागू हो सके वहां तक लागू होंगे। विशेष बात आई, पीछे कहता था डिग्री के निष्पादन को लागू नहीं होंगे, अब कह रहा है लागू होंगे। तो विशेष बात है कि आदेश 26 में जो कमीशन निकाले जाते हैं, या यूं कहें आदेश 26 में जो कमीशन निकाले जाते हैं और
उन कमीशनों के निकाले जाने और कार्य करने के संबंध में जो प्रक्रिया वर्णित है, वो सारी प्रक्रिया डिक्री के निष्पादन के लिए यदि कोई कमीशन जारी होगा तो जहां तक लागू हो सके वहां तक वो प्रक्रिया लागू की जाएगी। आगे कह रहा है 18 खा, ये नया जोड़ा है, 18 का भी नया जोड़ा और 18 खा भी नया जोड़ा। ठीक है, 18 खा आपका कहता है कि हमने कहा कि सीपीसी हरचंद कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विचारण समाप्त हो। तो कमीशन कितने समय के भीतर एग्जीक्यूट कराकर वापस किया जाए, इसके संबंध में पहले न्यायालय टाइम लिमिट यदि तय करता तो उसे अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना पड़ता। ठीक है, अंतर्निहित शक्तियां यानी आप आदमी हैं तो कुछ आप में अंतर्निहित है जिसकी वजह से आप आदमी कहे जाते हैं। अगर वो ना हो तो आदमी आपको नहीं कहा जाता। यानी अंतर्निहित व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा विचार, उसमें कुछ ऐसा अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण से वो उस व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार के तौर पर श्रेणीबद्ध, कैटेगराइज किया जाता है। हमने आपसे कई बार कहा कि मीठे में भी विभिन्न मीठी चीजों के अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस। मीठा सामान्य है, उनमें मीठा तो सामान्य है, लेकिन फिर भी मीठी चीजों के भी अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस है जिनके आधार पर उन मीठी चीजों को अलग अलग नाम दिए गए। किसी को चीनी, किसी को गुड़, किसी को गन्ना, किसी को कुछ अंतर्निहित है, कुछ इनहेरेंट है। तो न्यायालय इसकी इनहेरेंट पावर है कि वो न्याय करे। ठीक है, पावर है मीनिंग देयर बाय। न्यायालय कॉन्स्टिट्यूट, संगठित ही इसीलिए हुए कि वे न्याय करें। तो कई विद्वानों का ऐसा मत है, जब हम लोग 151 पर बात करेंगे तब देखेंगे, और जब हम लोगों ने 482 पर बात की थी या 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बात की थी तब भी यह बात आई थी कि कुछ विद्वानों का मत है कि अलग से ये सेक्शन भले ही न बनाए गए होते 151, 482 या 142 जैसे, फिर भी न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति रहती, क्योंकि न्यायालय है। इसमें अपने में यह बात निकल आती है कि उसमें न्याय करने के लिए सभी आवश्यक काम करने की ताकत है, अदरवाइज वो न्यायालय हो ही नहीं सकता। आदमी है, इतना कह दिया, बात खत्म हो गई। अब आदमी के तौर पर जो कुछ जरूरी है वो उसमें होगा, ये अलग अलग कहना जरूरी नहीं है। गुण है ये कह दिया, तो फिर गुण में जो केमिकल कंपोजिशन का होता है वो है, ये कहना अलग से जरूरी नहीं है। तो न्यायालय है, इसका मतलब न्याय करने के लिए जो कुछ जरूरी होगा उसे करने की शक्ति उसमें है। इसे अलग से 151, 142 या 482 जैसी धाराओं में लिखा जाना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन कुल मिलाकर न्याय करने के लिए जो कुछ आवश्यक होता है वो करने की ताकत न्यायालय को रहती है। तो पूर्व में अगर न्यायालय कमीशन द्वारा किसी काम को किए जाने के लिए कितना समय लिया जा सकता है ये विनिश्चित करता 18 भी जोड़े जाने से पूर्व, तो वो इस काम को 151 के माध्यम से ही कर सकता था अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत। लेकिन अब इस बात के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया क्योंकि सीपीसी ये चाहती लिटिगेशन का अंत जल्द से जल्द हो, इसलिए स्पेसिफिक प्रोविजन लाए। और उस स्पेसिफिक प्रोविजन में उन्होंने कहा कि न्यायालय कमिश्नर द्वारा कार्य संपादन किए जाने के हेतु टाइम लिमिट ये तय कर सकता है कि 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, 1 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, आदि आदि। कहता है कमीशन निकालने वाला न्यायालय वह तारीख नियत करेगा, कर सकेगा नहीं, करेगा, जिसको या जिसके पूर्व कमीशन निष्पादन के पश्चात उसको लौटाया जाएगा।
और इस प्रकार नियत की गई तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी सिवाय उस दशा में जिसमें न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए ये समाधान हो जाता है कि तारीख बढ़ाने के लिए पर्याप्त हेतु है। यानी दोनों ही बातें, तो का तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी सामान्य स्थिति ये आ गई कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ये समाधान हो गया है कि तारीख बढ़ाने के लिए पर्याप्त हेतु है। मीनिंग देयर बाय प्राइमा फेसी टाइम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इफ यू वांट टू, ठीक है, गेट एक्सटेंडेड द टाइम, then you must show that what was the reason why you have not filed your report, ठीक है, within that time limit which has been fixed by court at the first instance। आप कारण दर्शित करिए, यूं नहीं हो जाएगा कि आप आए और टाइम बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि विधायिका के एक एक शब्द को महत्व दिया जाएगा। उसने कहा करेगा, ठीक है, उसने कहा नहीं बढ़ाई जाएगी, मीनिंग देयर बाय आसानी से नहीं बढ़ेगी, आपको पर्याप्त कारण दर्शित करना होगा तभी उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों तरफ प्रोसीजर में संभावनाएं होनी चाहिए, दोनों तरफ शक्तियां होनी चाहिए, तो वो स्थिति यहां दिखाई देती है। आगे कहता है विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर निकाले गए कमीशन, यानी जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स वो हमारे देश में एग्जीक्यूट करने के लिए कमीशन ये भी निकाल सकती हैं, और हमारे देश के न्यायालय वो भी विदेशों में एग्जीक्यूट करने के लिए कमीशनों को निकाल सकते हैं। तो उनके संबंध में 19 से 22 तक, ठीक है, उपबंध दिए गए। कहता है विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर निकाले गए कमीशन वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा, ठीक है। यदि किसी उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी विदेश में स्थित कोई विदेशी न्यायालय अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में किसी साक्षी का साक्ष्य अभिप्राप्त करना चाहता है, कार्यवाही सिविल प्रकृति की है तथा साक्षी उस उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, 3 बातें होनी चाहिए, तभी हाई कोर्ट विल इशू द कमीशन, नॉट मे, आई एम सेइंग विल, ठीक है, कि हाई कोर्ट कमीशन निम्न स्थितियों में ही निकालेगा। 3 कंडीशन, ठीक है, पूर्ण होनी चाहिए, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कि जो कमीशन निकालने की प्रार्थना है या प्रेरणा है, प्रार्थना इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो भी न्यायाधिकरण है, विदेश का है तो क्या, ठीक है, इसलिए उसकी जो प्रेरणा है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल की है। फॉरेन ट्रिब्यूनल ऐसा चाहता है कि कमीशन निकाला जाए, और वो फॉरेन ट्रिब्यूनल सिविल अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो, दांडिक अधिकारिता का नहीं, तब तो सीआरपीसी वहां जाइए, ठीक है, वहां भी उच्च न्यायालय है, लेकिन फिर वो सीआरपीसी से चलेगा ना, यहां से तो नहीं चलेगा, वो सिविल अधिकारिता का प्रयोग करना, वो फॉरेन ट्रिब्यूनल। और तीसरा, साक्षी जिसकी परीक्षा कमीशन पर फॉरेन ट्रिब्यूनल कराना चाहता है वो उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता, उसकी स्थानीय अधिकारिता, यह भी उसकी अपीली अधिकारिता ही होती है, क्योंकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है ना, तो उसकी स्थानीय अधिकारिता भी पूरा उत्तर प्रदेश है, उसकी अपीली अधिकारिता भी पूरा उत्तर प्रदेश। यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल सिविल जुडिक्शन को एंजॉय कर रहा हो, उसने अपेक्षा की हो, और साक्षी जिसका साक्ष्य अभिप्राप्त करना है वो उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता इसमें निवास कर रहा हो। यानी अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट को आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी उसे निवास करना चाहिए, वो कलकत्ता में निवास कर रहा है तो फिर कलकत्ता हाईकोर्ट उसकी अपीली अधिकारिता में निवास कर रहा हो। ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो फिर आगे कह रहा है तो नियम 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। नियम 20 अगला नियम है, ठीक है ना, ये नियम 19 है। कह रहा है उपनियम
एक के खंड का, खंडखा और खंडगा में विनिर्दिष्ट बातों का साक्ष्य, ठीक है, यानी 20 नियम 20 के खंड का, खंडखा और खंडगा में जो बातें लिखी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए कमीशन जारी कर सकेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। भारत में उस विदेश के उच्चतम पंक्ति वाले काउंसिली ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और केंद्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारित किए गए प्रमाण पत्र के रूप में अथवा, अच्छा वो ये बता रहा है उपनियम 1 के खंडखा और खंडगा में विनिर्दिष्ट बातों का साक्ष्य भारत में उस विदेश के उच्चतम पंक्ति वाले काउंसिली ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और केंद्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारित किए गए प्रमाण पत्र के रूप में अथवा विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और केंद्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारित अनुरोध पत्र के रूप में अथवा विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और कार्यवाही के पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अनुरोध पत्र के रूप में हो सकेगा, ठीक है। कहता है उपनियम 1 के खंड का, खा और गा में जो साक्ष्य लिया जाएगा विनिर्दिष्ट बातों का साक्ष्य किस रूप में हो सकता, कमीशन जारी करेगा ना, वो उच्च न्यायालय तो कमीशन जारी करेगा, तो इनफैक्ट साक्ष्य लेगा कौन, कमिश्नर, ठीक है, इनफैक्ट साक्ष्य कौन लेगा, कमिश्नर, और कमिश्नर फिर अपनी रिपोर्ट भेजेगा न्यायालय को, किस न्यायालय को, जिसने कमीशन जारी किया, कमीशन किसने जारी किया, उच्च न्यायालय ने, ठीक है, किसकी प्रेरणा पर जारी किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल के, ठीक है, तो उच्च न्यायालय को कमिश्नर की रिपोर्ट जो जाएगी, ठीक है, कमिश्नर को जो रिपोर्ट जाएगी उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय को कमिश्नर की जो रिपोर्ट जाएगी, यानी खंड का, खंडखा और खंडगा, इनमें विनिर्दिष्ट बातों का जो साक्ष्य जाएगा उसी पर तो रिपोर्ट होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय नियम 20 में उल्लिखित बातों के लिए कमीशन जारी करेगा, तो इन्हीं नियम 20 में जो बातें उल्लिखित हैं उन पर कमिश्नर की रिपोर्ट होगी, अर्थात उन पर कमिश्नर के द्वारा साक्ष्य लिया गया होगा। वो रिपोर्ट कैसे जाएगी उच्च न्यायालय को, ये यहां लिखा है, ठीक है। तो कहता कमिश्नर क्या करेगा, भारत में उस विदेश के उच्चतम पंक्ति वाले काउंसिलीय ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और केंद्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारित किए गए प्रमाण पत्र के रूप में वो रिपोर्ट होगी, यानी कमिश्नर क्या करेगा, उस विदेश का, यहां कोई तो राजदूत, कोई तो हाई कमिश्नर ये होगा, तो उनके जो सर्वोच्च पंक्ति के डिप्लोमेट होंगे जिन्हें राजदूत बोला जाता है, राजदूत, उनके द्वारा कमिश्नर की वो रिपोर्ट हस्ताक्षरित होगी, ठीक है, और केंद्रीय सरकार के मार्फत उस उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और उसका जो प्रारूप होगा वो प्रमाण पत्र का होगा, यानी काउंसिलर ये कि प्रमाणित किया जाता है कमिश्नर ने ये रिपोर्ट हमें ऐसे से भेजी और ये तथ्यों की सही रिपोर्ट उनके माध्यम से वहां जाएगी, ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रिब्यूनल का कमीशन है, उनकी प्रेरणा पर निकाला गया, तो उनका जो राजदूत यहां है उच्चतम श्रेणी का, वो संतुष्ट हो जाए और फिर प्रमाण पत्र दे और फिर केंद्रीय सरकार के मार्फत वहां जाए, अथवा अगर ये तरीका नहीं अपनाया गया तो अथवा विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और केंद्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को प्रेषित अनुरोध पत्र के रूप में, ठीक है, या विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और केंद्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारित अनुरोध पत्र के रूप में, यानी वो कमिश्नर की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के रूप में उन्हें भेजी जाएगी कि ये विदेशी न्यायालय द्वारा निकाला गया था, आप उन्हें भेज दें, इस प्रकार के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के रूप में जाएगी, अथवा विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और कार्यवाही के पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अनुरोध पत्र के रूप में, या जिस पार्टी, ठीक है, फॉरेन ट्रिब्यूनल के समक्ष जो पक्षकार है, फॉरेन ट्रिब्यूनल के समक्ष जो पक्षकार है वो आकर के ये कह सकता है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा की गई प्रेरणा, की गई अपेक्षा के आधार पर निकाला गया था और आप इसे वहां भेज दें, इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के रूप में वो रिपोर्ट जो कमिश्नर की है वो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अब कमीशन निकलवाने के लिए आवेदन, उच्च न्यायालय विदेशी न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही के पक्षकार के आवेदन पर अथवा राज्य सरकार के अनुदेशों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार के विधि अधिकारी के आवेदन पर नियम 19 के अधीन कमीशन निकाल सकेगा। अगर वो निकाल सकेंगे हमारे लिए तो हम भी तो निकाल सकेंगे, ठीक
ठीक है, हम भी तो निकाल सकेंगे। ठीक है, तो हम भी विदेशी न्यायालय के समक्ष की कार्रवाई के पक्षकार के आवेदन पर, फॉरेन कोर्ट के समक्ष जो पक्षकार है उसके आवेदन पर, या राज्य सरकार वहां लड़ रही है, जैसे बहुत सारे विदेशों में भागे, हालांकि उनके लिए सीआरपीसी के अंतर्गत वहां आवेदन किए जा रहे हैं, और हमारी सरकार के आवेदन, हमारी सरकार के लॉ ऑफिसर वहां जा रहे हैं, वो आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेहुल चोकसी और फलाने डिमाके ये जो भागे हुए हैं, इनके संबंध में विभिन्न प्रकार के आवेदन वहां किए जा रहे हैं, ऐसे ही यहां होगा। ठीक है, नियम 19 के अधीन कमीशन निकाल सकेगा। अच्छा, हम यहां उपनियम 1 के खंड का खा गा ये जो बोल गए, ये नियम 19 का ही है, नियम 20 का नहीं। ठीक है, कहता नियम 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वो अलग बात है। ये नियम 19 के खंड का खा गा है, उनके लिए कहा कि जो है अगर कमीशन निकाल रहे हैं तो कमीशन की रिपोर्ट कैसे वापस जाएगी, वो 19 के नियम 1 के ही संबंध में है। अगर नहीं समझ में आया हुआ तो कल बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है, बस जरा सी वो हो सकती है। कमीशन किसके नाम निकाला जा सकेगा, कहता नियम 19 के अधीन कमीशन किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास करता है, या जहां साक्षी उच्च न्यायालय के मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे न्यायालय कमीशन का निष्पादन करने के लिए ठीक समझे निकाला जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं भाई, साक्षी जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा होगा, वहीं उसी न्यायालय के लिए तो कमीशन निकालोगे, और किसके लिए निकालोगे। ठीक है, या जहां साक्षी उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमा, उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वो पूरे उच्च न्यायालय में, वो पूरे जिस क्षेत्र के लिए वो उच्च न्यायालय उस पूरे क्षेत्र में विस्तृत होती है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय अगर निकाल रहा है तो अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, वहां किसी ऐसे व्यक्ति के नाम जिसे न्यायालय कमीशन का निष्पादन करने के लिए ठीक समझे निकाला जा सकेगा। यानी न्यायालय को भी कमीशन जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय जब कमीशन जारी करेगा तो उच्च न्यायालय दोनों तरीके अडॉप्ट कर सकता है। उच्च न्यायालय उस न्यायालय को भी कह सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास कर रहा है कि तुम कमीशन का निष्पादन करो और मेरे पास रिपोर्ट भेजो उस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से जो तरीका आदेश 26 नियम 19, ठीक है, उपनियम 2 में लिखा हुआ है, उस तरीके से मेरे पास रिपोर्ट भेजो, ये भी कह सकता है। और उच्च न्यायालय सीधे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता, जो कि वही होती है जो उसकी अपीली अधिकारिता होती है, क्योंकि उच्च न्यायालय पूरे प्रदेश के लिए या 2 प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 2 प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, तो उच्च न्यायालय जब कमीशन का निष्पादन कराएगा या कमीशन जारी करेगा, आदेश 26 नियम 19 उपनियम 1 के अंतर्गत, और अपेक्षा करेगा कमिश्नर से कि वह अपनी रिपोर्ट उपनियम 2 में वर्णित तरीके से उसको भेजे, तो कमीशन वो उस न्यायालय को भी जारी कर सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में साक्षी निवास कर रहा है। और साथ ही साथ वो अपनी उसकी जो मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता, यानी जिस क्षेत्र के लिए वो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को भी सीधे कमीशन जारी कर सकता है कि आप कमीशन के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे, कमीशन का निष्पादन करेंगे, और आदेश 26 नियम 19 उपनियम 2 में बताए गए तरीके से हमें अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। फिर कहता है नियम 22, कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का पारिश। इस आदेश के नियम 6, नियम 15, नियम 16 का के उपनियम 1, नियम 17, नियम 18, नियम 18 का के उपबंध,
ऐसे कमीशनों के निकाले जाने, निष्पादन या लौटाए जाने को वहां तक लागू होंगे जहां तक कि वे लागू हो सकते हैं, और जबकि ऐसा कोई कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित कर दिया गया हो तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य के सहित उच्च न्यायालय को लौटाया जाएगा, जो उसे विदेशी न्यायालय को पारित करने के लिए अनुरोध पत्र सहित केंद्रीय सरकार को अग्रेषित कर देगा। तो ये आपका कमीशन समाप्त होगा। ठीक है, कल हम लोग आदेश 38 पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आदेश 38 कल समाप्त कर लें। उसके बाद आदेश 39, ये 40 ये हम चाहते हैं कि समाप्त हो जाए।